फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो अब हमारा लास्ट एग्जाम है यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो बेसिकली अब हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा हुआ है। तो वैसे तो मैं यहाँ पर यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों ने हमारी जो ईडी की यहाँ पर ड्राइंग की प्रैक्टिस आपने कर ली होगी, ड्राइंग आपकी यहाँ पर हो चुकी होगी फिनिश, मैं बोलूँगा। और जनरली यही ट्रेंड रहता है कि लोग पहले ड्राइंग वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं, देन एट द लास्ट वाले दिन वो यहाँ पर ऑटो कैड की थ्योरी को देखते हैं। तो हम भी यहाँ पर एट द लास्ट हमारी ऑटो कैड की थ्योरी को देखेंगे। वैसे तो थ्योरी ऑटो कैड की मैं बोलूँगा बहुत है, बहुत लंबी है, बट यहाँ पर सब चीजें नहीं आती, कुछ लिमिटेड मैं बोलूँगा 14-15 क्वेश्चन ही, इन्हीं में से क्वेश्चन घूम घूम कर बार बार आते हैं। मेरे टाइम पे भी इन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं, इनके बाहर बिल्कुल नहीं आए। काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर थ्योरी में, आप देखेंगे 4 यूनिट है, बट इतनी चीजें नहीं आती। तो हमसे वो 14-15 क्वेश्चन देखेंगे जो आते हैं। और ये बहुत ही कॉमन और जनरलाइज क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने नॉर्मल एडिटिंग एप्स, वर्ड, MS वर्ड, ये सब चीजें यूज की है, तो वैसे ही ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी देखने मिलेंगे, जहाँ पर इंसर्ट, व्यू, जूम, ऐसे बहुत कॉमन ऑप्शंस है। वही ऑप्शन आपको ऑटो कैड में ही मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, लॉजिकल तरीके से इन चीज़ों को समराइज करना है, कौन सी चीज़ कहाँ आती है, वो यहाँ पर क्यों आएगी। तो इस वीडियो के साथ आपको क्या करना है, चीज़ें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। फिर आपको यहाँ पर लिंक पे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया है, वहाँ से आपको इसके नोट्स मटेरियल को डाउनलोड करना है, एक बार उन डिटेल नोट्स को पढ़ना है, और आपका ऑटो कैड यहाँ पर रेडी हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज व्हाट इज कैड और ऑटो कैड, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फर्स्टली मैं मूव करता हूँ उसको। यस, सो कैड का बेसिकली सबसे पहले फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसका यूज होता है, एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर, जिसका यूज होता है और 2D और 3D कंप्यूटर बेस्ड डिजाइंस को क्रिएट करने के लिए, उन डिजाइंस को मॉडिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एंड उनको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में क्रिएट करने के लिए इसका यूज होता है। इसको इन्वेंट किया था या फिर इसको इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था, मैं बोलूँगा ऑटोडेस्क ने। Autodesk. So basically, AutoCAD is a product developed by Autodesk for 2D and 3D modeling. But एक्चुअली यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिर्फ AutoCAD ही एक सॉफ्टवेयर है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में यहाँ पर डिजाइनिंग के लिए। जैसे कि क्वेश्चंस भी आता है, गिव एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। आप एग्जांपल में यहाँ पर लिखेंगे केशिया, सॉलिड वर्क्स, फ्यूजन 360। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में लिख सकते हैं यहाँ पर ईवी EDA, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइन असेंबली। से मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। ऑटोडेस्क इज जस्ट, सॉरी, ऑटोकैड इज जस्ट यहाँ पर एक सिंगल सॉफ्टवेयर है, जिसको ऑटोकैड को ऑटोडेस्क ने यहाँ पर डेवलप किया है। बेसिकली हम मोस्ट यहाँ पर इसी का यूज करते हैं 2D एंड 3D डिजाइन के लिए। सो हम एग्जाम्पल बेसिकली इसको इसी के सारे चीजें इसी के रेफरेंस में पढ़ते हैं। बाकी सारी जो ऑप्शंस ऑटोडेस्क में यहाँ पर अवेलेबल है, वही ऑप्शंस यहाँ पर इसके सिमिलर ऑप्शन या एप्लीकेशंस में भी अवेलेबल है। सेकंड थिंग, आप ये एग्जैक्ट आप ये सारी चीजें मैं बोलूंगा आप अपने आंसर में लिख सकते हैं ऐसी, क्योंकि RGB यहाँ पर प्रैक्टिकल चीजों को एक्सेप्ट करता है। फिर इन ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वर प्रिपेयर्ड मैनुअली। तो पहले ड्राइंग्स मैनुअली सारी प्रिपेयर हो रही थी, पेन पेपर की हेल्प से, शीट्स की हेल्प से, फिजिकल टूल्स लग रहे थे, जैसे कि बोर्ड लग रहे थे, स्क्वायर, सेट स्क्वायर्स, टी स्क्वायर, स्केल्स का यूज हो रहा था, ड्राफ्टर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। बट अब कैड से क्या हो गया है, सारी प्रोसेस डिजिटल हो गई है, और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, और रिलायबल है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गई है प्रोसेस, मॉडिफिकेशन बहुत ईजी हो गया। एंड ऑटो कैड सारी फील्ड्स में इसका यूज है, बल्कि जितने मैं बोलूँगा किन फील्ड में इसका यूज है, जो फील्ड यहाँ पर हार्डवेयर का यूज कर रही है, सारी फील्ड में इसका यूज है। सो सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, मैन्युफैक्चरिंग, सब जगह इसका यूज है। हम प्रॉपर इसका एप्लीकेशंस देखते हैं। सो मैकेनिकल बहुत, देखिए आपको शायद एक ही बार में ये पॉइंट यहाँ पर याद हो जाएगा। एप्लीकेशंस क्या है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप बता सकते हैं कंपोनेंट्स, मशीन पार्ट्स। सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ इसका साइट प्लान, लेआउट, मैपिंग के लिए इसका यूज हो सकता है।
आर्किटेक्चर में इसका वही एलिवेशन, सेक्शन और आर्किटेक्चरल लेआउट डिजाइन में इसका यूज हो सकता है। इलेक्ट्रिकल्स में इसका पीसीबी के लिए, वायरिंग डायग्राम के लिए, कंपोनेंट्स के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में भी सिंपल इसका लेबल ड्राइंग हो सकती है, डायग्राम्स हो सकते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने हैं, उनके डायग्राम्स हो सकते हैं, यहाँ पर मैकेनिकल डायग्राम्स हो सकते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी बिल्कुल सारी चीजें सेम ही है, इनमें सेम पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पर जैसे हम जो फाइनल प्रोडक्ट डेवलप्स होते हैं उनको विजुलाइज करना उनको फिजिकल प्रोडक्शंस के पहले, और 3D मॉडलिंग में जिसका हम बेसिकली ये 3D प्रिंटिंग में जिसका यूज करते हैं, तो पहले 3D मॉडल क्रिएट करते हैं हर चीज का, फिर उसको क्रिएट करते हैं। नाउ हम एडवांटेजेस लिखेंगे, तो एडवांटेजेस में सिंपली क्या आएगा, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी चीजों के एडवांटेजेस आते हैं आप वो सब लिख देंगे, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो हाई एक्यूरेसी, बहुत कॉमन एग्जांपल है कि कैड अलाउज द डिजाइनर टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट डिस्टेंस एंड डायमेंशंस, तो एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाती है। सेव टाइम, टाइम सेव करेगा, है ना। इन चीजों में ज्यादा बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप इजीली लिख सकते हैं, बस यहाँ आपका इंग्लिश का खेल है। इजी मॉडिफिकेशन, तो यस, जो कंप्यूटर बेस्ड डिजाइन है उनमें ऑब्जेक्ट को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, मूव रोटेट कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं इनको, डिजिटल मीडिया में इनको इजीली स्टोर कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, कंपोनेंट्स को बार बार रीयूज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। बेटर डॉक्यूमेंटेशन, यस, तो यहाँ पर देखो डायमेंशनिंग हो गई, चीजों में एनोनेशंस बनाना, एनोनेशंस मीन्स लेबलिंग करते हैं हम जैसे चीजों में, या फिर किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए कोई मैसेज लिखना है, तो इन सब चीजों को ऐड कर सकते हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है किसी भी ड्राइंग या डिजाइन का। फिर इजी प्रिंटिंग, फिर इन डायग्राम्स को इजीली यहाँ पर तुरंत ही प्रिंट कर सकते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस भी वो हैं जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड डिसएडवांटेज समझ में आते हैं, आप वो सब लिख देंगे, ठीक है। कंप्यूटर रिक्वायरमेंट, पहला ही डिसएडवांटेज ये कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, और ऐसे कंप्यूटर ने एक प्रॉपर अच्छे इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑटोकैड के लिए एक अच्छा खासा बहुत एक्सपेंसिव सेटअप लगता है। सेकंड इज ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ऑटोकैड के लिए ट्रेनिंग लगती है, प्रॉपर 3-4 महीने की आपको स्टाफ ट्रेनिंग चाहिए। कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ये जो फुल्ली इंडस्ट्रियल ऑटोकैड्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो जो इंडस्ट्रियल ग्रेड आपका ऑटो कैड है वो नियरली ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज पर मंथ इसका सब्सक्रिप्शन होता है। एंड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस बढ़ जाती है, और अगर आपको यहाँ पर बेसिक्स नहीं आते कई चांसेस में यहाँ पर फंडामेंटल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स या तो लोग इग्नोर करने लगते हैं या उनको भूल जाते हैं। कुछ और भी आप बिल्कुल पॉइंट लिख सकते हैं कि आपको ऑलवेज पावर चाहिए, यहाँ पर विदाउट पावर यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर डेटा करप्ट हो सकता है, डिजिटल मीडिया है तो डेटा करप्ट हो सकता है। ये वो पॉइंट से मैं अपने मन से ही बता पा रहा हूँ, क्योंकि आप जो भी डिजिटल डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं, तो डेटा करप्ट आप बता सकते हैं, डेटा लॉस्ट हो सकता है, डेटा थेफ्ट हो सकता है। यहाँ पर डेटा थेफ्ट बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया में तो डिजाइन थेफ्ट भी हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन पॉइंट जो आपके दिमाग में आए। फिर इसके बाद आते हैं हम एक्सप्लेन द ऑटोकैड इंटरफेस एंड इट्स मेजर कंपोनेंट्स। तो इंटरफेस हम समझ गए, हर एप्लीकेशन में उसका इंटरफेस होता है कि जनरल लुक कैसा दिख रहा है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सो इंटरफेस में क्या है, यहाँ पर टूल्स, मेन्यूज, पैनल, वर्किंग एरियाज आते हैं जिनके साथ इंटरेक्ट करते हैं उस सॉफ्टवेयर में। हम मेजर कंपोनेंट्स एंड इंटरफेस को देखते हैं। हर एप्लीकेशन में होते ही ये मेजर जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें टाइटल बार होता ही है जिसमें हमारा डॉक्यूमेंटेड डिजाइन का यहाँ पर टाइटल आता है, यहाँ पर टॉप ऑफ द एप्लीकेशन विंडो पे अवेलेबल रहते हैं, और इन्फॉर्मेशन ये दिखाता है जो ऑटोकैड एप्लीकेशन में ड्राइंग करंटली बन रही है। फिर क्विक एक्सेस टूल बार, तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, जो हम चीज़ें तुरंत हमको फ्रिक्वेंटली यहाँ पर एक्सेस करने की जरूरत है करंट ऑपरेशंस के लिए, एंड जैसे कि क्रिएट करने के लिए, ओपन सेव करने के लिए, अनडू एंड रीडू ऑपरेशन। फिर रिबन, सो रिबन क्या करता है, कंटेन्स AutoCAD कमांड अरेंज इनटू डिफरेंट टैब्स एंड पैनल्स। इट प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू ड्राइंग मॉडिफिकेशन, एनिमेशन, विंग एंड अदर टूल्स। तो जो रिबन टैब है यहाँ पर, रिबन आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पर ड्राइंग को एक्सेस करना, मॉडिफिकेशंस के ऑप्शन, एनोनेशंस के ऑप्शंस में
व्यूइंग एंड अदर टूल्स, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एनोटेशन में आपको स्पेसिफिक लेबल्स ऐड करने हैं, मैसेजिंग ऐड करनी है, तो ये चीज़ें रिबन टैब पे मिलती हैं। ड्राइंग एरिया, सो ड्राइंग एरिया क्या है, ये हमारा मेन वर्क स्पेस है जिसमें मेन हमारा प्लेन है जिसमें एक्चुअली हम लोग वर्क कर रहे हैं। फिर बाकी टाइटल बार एंड टूल बार ये सब चीज़ें होती हैं। क्रॉस हेयर इज जस्ट नथिंग। ऑटोकैड में आपको एरो नहीं देखने को मिलता, इसमें सिंपली आपका एरो एक क्रॉस की तरह दिखता है आपको, आप जहाँ भी प्लेस करेंगे आपको एक क्रॉस दिखेगा, इसी को सिंपली हम क्रॉस हेयर बोलते हैं। यूसीएस आइकन, सो यूसीएस आइकन मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इस आइकन की हेल्प से हमारे कोऑर्डिनेट्स सिस्टम को सेट कर सकते हैं और ओरिएंटेशन यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सेस का सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल भी है कि 2D ड्राइंग में यहाँ पे एक्स वाई यूज होता है, 3D में जेड एक्सेस यूज हो जाता है। तो 3D में फिर अगर क्या होता है, 3D में क्रॉस हेयर कुछ ऐसा दिखने लगता है, कुछ हमारे पास एक 3D क्रॉस हेयर आ जाता है। देन कमांड लाइन तो आप सब फैमिलियर होंगे। कमांड लाइन बेसिकली जैसे हमारा कंप्यूटर में टर्मिनल होता है, वैसी एक जो टेक्स्ट कमांड को देने के लिए हमारे पास कमांड लाइन होता है यहाँ पर ऑटो कैड में भी। ये क्या करता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। अगर आप फ्यूचर में भी लर्न करें इसको, तो आपको कमांड लाइन टूल्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, कमांड लाइन की कमांड्स को ईजिली आप कमांड की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें बिना ही ढूंढे या झंझट के क्रिएट कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्सेस, तो ये हर चीज़ के लिए एडिशनल सेटिंग होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक लॉन्ग प्रेस करूँ, एक डायलॉग बॉक्स आ गया, तो ऐसी हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक सेटिंग्स आ जाती हैं डायलॉग बॉक्स के थ्रू। शॉर्टकट मेन्यूज, सो जैसे कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कमांड्स जो होती हैं, एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के लिए ऑप्शंस होते हैं। एक्सेस थ्रू अप्रोप्रिएट माउस एक्शन सच एज राइट क्लिक, ये वही शॉर्टकट मेन्यूज और ये डायलॉग बॉक्स एक सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसी मैंने क्रिएट किया तो मुझे स्पेसिफिक शॉर्टकट मिल गया हर चीज़ के लिए, स्टिकी नोट्स के लिए। ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स में एक्चुअली क्या होता है, हम किसी स्पेसिफिक ऑप्शन के लिए डायलॉग बॉक्स आता है, जैसे कि हम जब किसी स्पेसिफिक, अगर मैं फुल यहाँ पर फुल स्क्रीन पे यहाँ पर ओके नहीं आ रहा है ऐसे, हाँ अगर मैं इसको दबाऊँ तो एक डायलॉग बॉक्स आ गया, दिस इज अ डायलॉग बॉक्स। बट अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो ये शॉर्टकट मेन्यूज है, बहुत सिंपल है। Then status bar. So it provides the access to improving draft and important drafting setting and displays information related to current drawing. ये क्या करता है कि हमको ड्राफ्टिंग, जो हमारी ड्राफ्ट करने की सेटिंग होती है, लाइक हमको अपना जो ड्राइंग या डायग्राम है उसको ड्राफ्ट करना है और उसको कैसे डिस्प्ले करना है, इस सब की चीज़ें हमको करंट ड्राइंग के लिए स्टेटस बार में पता चलता है। नेविगेशन टूल्स क्या है, तो सिंपली हमको मूव करने में हेल्प करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़र को इंस्पेक्ट, अलग अलग व्यूज़ को इंस्पेक्ट करना है, अलग अलग एंगल्स को इंस्पेक्ट करना है, तो ये हम नेविगेशन टूल्स की हेल्प से करते हैं। जूम कमांड, तो बेसिकली जूम कमांड क्या करती है, बिल्कुल यार एक बहुत कॉमन कमांड है, इसको उतना समझाना नहीं पड़ेगा। सिंपली वो क्या कर सकता है, मैग्निफिकेशन लेवल को बढ़ा सकता है अपने मॉडल का, उसको जूम एंड जूम आउट कर सकता है। पैन कमांड, पैन इज बेसिकली जो मैं 2 फिंगर्स का यूज करके उसको अगर ऊपर नीचे करूं, स्पेस को चेंज करूं बिना ओरिएंटेशन चेंज करें, ये दिस इज पैन कमांड। ऑर्बिट कमांड, सो ऑर्बिट क्या होता है, व्यूइंग डायरेक्शन चेक करते हैं, आपको ऑटो कैड में कुछ ऐसा स्फीयर टाइप का दिखेगा, तो कुछ ये ऐसे होता है। आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं कि हर चीज हर व्यूइंग डायरेक्शंस को आप बदल सकते हैं इसमें। दिस इज ऑर्बिट कमांड, कितनी मतलब प्रैक्टिकल कमांड्स है जो आप खुद इमेजिन करें तो लिख सकते हैं। ठीक है, मॉडल स्पेस क्या है जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंट कोऑर्डिनेट इनपुट एंड मेथड यूज्ड इन ऑटोकैड विद एग्जांपल्स। तो अब यहाँ पर हम अलग अलग कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन ऑटोकैड ड्राइंग। तो इस कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, वही कोऑर्डिनेट्स जो जनरल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही हैं, पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं। इंस्टेड ऑफ पोजिशनिंग ऑब्जेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली, सो यस, तो ऑब्जेक्ट्स के स्पेसेस को अप्रॉक्सीमेटली बताने की जगह ये क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट की पोजीशंस बताते हैं। तो ये बहुत जनरल चीज़ें जिनको आप एक बार में खुद लिख सकते हैं सोचकर। ठीक है, अब इसमें सिस्टम्स क्या क्या यूज होते हैं कोऑर्डिनेट में, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, पोलर एंड डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री। सो हम इसमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स को पहले देखते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट नाम ही है, मतलब एब्सोल्यूट जैसे हैं वैसे ही हैं।
तो ये हमारे मोस्ट जो कॉमन कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको हम देखते हैं जनरली, ओरिजिन जिसमें 0 0 होता है और एक्स वाई फॉर्मेट होता है। लाइक अगर 50 30 है तो हम 50 30 पर ही होंगे और एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ही यहाँ पर होंगे। और अगर सिस्टम 3D है तो यहाँ पर जेड एक्सेस भी इंक्लूड हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर एक्स वाई और जेड आ जाएगा। देन फिर आते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये क्या करते हैं, जो हमारे प्रीवियसली हमने कोऑर्डिनेट्स बताए हैं उनके रिस्पेक्ट में एक नया कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं। जैसे कि हमने @x y, सिंपल। ये क्या हमको करेगा कि अगर पिछला पॉइंट हमारा 50 में बोलूंगा 30 था, तो नया पॉइंट अगर हमने जब हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा पॉइंट इस 50 से कितना आगे होना चाहिए। तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ 50 से 30 आगे होना चाहिए और y सिर्फ 30 ही आगे होना चाहिए। तो सिंपली हम एक किसी और पॉइंट के रिलेटिव में बता सकते हैं कि ये पॉइंट कितना आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। नाउ फिर हम आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स पे। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, डिस्टेंस के और एंगल भी बताते हैं। अब हमको अगर कोऑर्डिनेट 3D एंगल मान लो, हमको एक रिलेटिव टू दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, हमको अगर बताना है कि कोई पॉइंट कितना दूर और कितने एंगल पे होना चाहिए, तो ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से। सिंपल पोलर पोलर कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिनल ऑटोकैड फॉर्मेट है वो ऐसा होता है @100 एंड दिस इज एंगल 45, सो 100 सेंटीमीटर mm और 45 डिग्री के एंगल पे इसमें डिस्टेंस और एंगल आता है। एंड डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री, डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री क्या करता है, आपको एक सिंगल डायरेक्शन में आप जो डिस्टेंस आप एंटर करेंगे उस डिस्टेंस पर चला जाएगा। सिंपली आप बोल देंगे 100 mm तो 100 mm चला जाएगा। अब वो ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक 3D पॉइंट पर वो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, यस, तो यस, इसको हम समझ गए हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कंपैरिजन। सो एब्सोल्यूट यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, रिलेटिव है वो प्रीवियस पॉइंट से स्टार्ट होगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर प्रीवियस पॉइंट प्लस डिस्टेंस एंगल आएगा। एंड डायरेक्ट डिस्टेंस में यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, हमको कर्सर से डायरेक्शन देनी है और हम उस डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जनरल पॉइंट्स आएंगे सबके इंपॉर्टेंस में। सो पोजीशनिंग एक्यूरेट हो जाएगी, रिपीटेबल ड्राइंग, हम बार बार चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, शायद अगर हम चाहें तो मतलब इस पॉइंट के अराउंड यहाँ भी जा सकते हैं, रिपीट होकर हम यहाँ 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 जा सकते हैं, चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। प्रिसाइज डायमेंशनिंग एंड बेटर कंट्रोल ओवर ज्योमेट्री, बहुत बेसिक पॉइंट्स थे। हमको उनको बस क्या करना है, थोड़ा और एक्सप्लेन करना है। हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको एक ही बार में चीज़ें याद हो जाएंगी। अब एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ड्रॉ कमांड्स इन ऑटोकैड। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट ड्रॉ कमांड्स देखते हैं ऑटोकैड में। बहुत कॉमन कमांड्स होंगी, आपको एक बार में ही याद हो जाएंगी यहीं पर। ड्रॉ कमांड्स पहले आर यूज टू क्रिएट न्यू ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, हम नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं इन एन ऑटोकैड ड्राइंग में। सो दे बेसिकली दे फॉर्म द बेसिक एलिमेंट्स इन विच इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आर कंस्ट्रक्टेड। तो वही बेसिक एलिमेंट्स हम ड्रॉ कमांड से बनाते हैं जिससे कंप्लीट ड्राइंग बन जाती है। सो बेसिक क्या, किसी ऑब्जेक्ट्स के बेसिकली यहाँ क्या चीज़ें आएंगी, जो ऑब्जेक्ट्स के बेसिक शेप है। तो ये तो हमने MS पेंट में भी देखे हैं, लाइन कमांड, सर्कल कमांड, आर्क कमांड, आर्क इज बेसिकली यही वाला सर्कल, एंड रेक्टेंगल, सिंपल पॉलीगॉन जिसमें हम नंबर ऑफ साइड्स को डिफाइन कर सकते हैं। इलिप्स, इलिप्स हमारा कुछ ये था, पढ़ा ही होगा आपने। एंड देन पॉइंट, पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाइड पॉइंट रख सकते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल किसी बॉक्स के अंदर हमको अगर कुछ परमानेंट टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हैच, हैच क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए किसी एनक्लोज्ड एरिया है उसको हमको फिल करना है, तो बेसिकली हम उसको माइक्रो ग्रिड लाइन से फिल कर देंगे, इसको हम हैच कहते हैं। जैसे अगर कुछ सॉलिड एक सिलेंडर है, अगर हमको उसको फिल करना है, मतलब हमको बताना है कि सॉलिड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैचिंग क्रिएट कर देंगे। सिंपल ऐसे ग्रिड पैटर्न्स को हम क्रिएट कर देंगे, दिस इज कॉल्ड हैचिंग। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन कमांड्स इन ऑटोकैड। तो हम एडिटिंग और मॉडिफिकेशन कमांड्स देखते हैं। जितनी हमने सारी चीजें देखी, कितने जनरल पॉइंट्स थे, यहीं पर आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें अभी दिमाग में बैठती जाएंगी। फिर हम देखते हैं ठीक है, एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन कमांड्स में
अब तो हमको इनसे क्या क्या हेल्प करते हैं, एग्जिस्ट चेंज करना एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स में, एग्जिस्टिंग ड्राइंग में, ताकि क्या बोलते हैं उनको दोबारा से ना बनाना पड़े। तो हम इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन कमांड है इरेज कमांड, वाह, मूव कमांड, कॉपी कमांड। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल हमको यही लिखना है। कॉपी कमांड क्या डिलीट करती है, डुप्लीकेट कॉपी कर देती है, सिंपल। रोटेट, सिंपल ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। मिरर कमांड मिरर कॉपी बना देगा। ट्रिम कमांड बेसिकली जो पोर्शन हमको नहीं चाहिए इस लाइन में से कुछ ट्रिम करना है, ट्रिम कर सकते हैं हम। एक्सटेंड कमांड किसी चीज़ को उसकी लेंथ से, किसी बॉक्स को, अगर सॉरी किसी बॉक्स को और एक्सटेंड करना है, सिंपल। ऑफसेट कमांड, ऑफसेट कमांड क्या करता है, बेसिकली हम एक ही सेंटर, सॉरी एक ही, अरे हाँ, ओके, हम मतलब एक ही सेंटर से क्या कर सकते हैं, हम लोग पैरेलल ऑब्जेक्ट्स मतलब कॉन्सेंट्रिक कॉपी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं एक ही सेंटर से। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल के लिए मैंने इस एक सेंटर लाइन से यहाँ पर क्या किया है, एक रेक्टेंगल बनाया है। अब मैं चाहता हूँ कि एक और रेक्टेंगल सब 3D में इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर फिर एक यहाँ पर ऐसे क्रिएट हो सके, फिर एक यहाँ पर। तो हम इसे ऑफसेट कमांड से प्रॉपर इसको इसे जनरेट कर सकते हैं। बहुत से एक ही सेंटर के अकॉर्डिंग बहुत सारे हम रेक्टेंगल प्लेस कर सकते हैं, और हम डिस्टेंस कितना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन व्हाट इज स्केलिंग, सो स्केल कमांड क्या करता है यहाँ पर, ऑब्वियसली साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना। बेसिकली क्या करता है, वो एक साथ सभी चीजों का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करता है। फिर फिलेट कमांड, फिलेट कमांड क्या करता है यहाँ पर, राउंड एजेस क्रिएट करता है। इसलिए राउंड एजेस का मतलब होता है, अगर मैं कोई टेबल बना रहा हूँ पहले जिसके कॉर्नर ऐसा था, फिर मैं फिलेट यूज करूंगा कि कॉर्नर कुछ, ओके, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये जो ये एरिया है रेक्टेंगुलर पॉइंटेड एरिया, ये हट जाए, वो चीज ऐसा राउंड हो जाएगी। देन चैम्फर, ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, पूछते भी है प्रॉपर इनको। चैम्फर कमांड क्या करता है, अभी हमने क्या ये कॉर्नर को राउंड कर दिया। अब अगर हमको कॉर्नर को बेवल करना है, बेवल्ड कहते हैं इसको, जैसे कि अगर मैं ये रहा मेरा कॉर्नर, और इसको कुछ मैंने ऐसे कर दिया, या सिंपली मैं बोलूँ कि कुछ ऐसे हो जाएगा, सॉरी, ये सिंपली एज कुछ ऐसे बन जाएगी, मतलब ये कॉर्नर हट जाएगा, ये पीस ऐसे, ये राउंड है और ये बेवल्ड है। फिर एरे क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर देता है एक स्पेसिफाइड पैटर्न में। अगर मैं एक ऐसा डिजाइन बनाया, मैं इसको रिपीट कर दूंगा बार बार, स्पेसिफाइड पैटर्न में फ्लावर बन जाएगा। स्ट्रेच कमांड क्या करता है यहाँ पर, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर बॉक्स, एक 3D बॉक्स को हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसा नाम है वैसे ही काम है। थोड़ा वही डिफरेंस है, फ्लिट कमांड में राउंड कॉर्नर थे, बेवल्ड कॉर्नर थे। ट्रिम में क्या था, हम अनवांटेड पोर्शन हटा रहे थे। एक्सटेंड में एक एक्स्ट्रा बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाट आर द लेयर्स इन ऑटोकैड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेयर्स का। ठीक है, हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम यूज्ड टू सेपरेट एंड मैनेज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ड्राइंग। तो हम क्या कर सकते हैं, लेयर्स की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक इस पर्टिकुलर लेयर में ये टाइप की चीजें हैं, इस लेयर में सिर्फ यही चीजें आएंगी, लेयर 3 में कुछ ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आएंगे, ताकि हर एक चीज के लिए सेपरेशन रहे। हम थोड़ा और इसको आगे पढ़कर ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैकेनिकल ड्राइंग कैन कंटेन सेपरेट लेयर्स फॉर ऑब्जेक्ट लाइंस। तो ऑब्जेक्ट लाइन के लिए अलग हो सकता है, उसके फेसेस के लिए अलग हो सकता है, सेंटर लाइंस के लिए अलग हो सकता है, ऐसे लेयर। अब हम कुछ लेयर की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, जैसे कि हम कलर के लिए क्लियर यूज कर सकते हैं कि अगर हम कलर लेयर को ऑफ कर दें, सारा कलर हट जाएगा, कलर्स लेयर से ही यहाँ पर सिचुएटेड है। सेकंड, लाइन टाइप, हम लाइंस डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। लाइन टाइप प्रॉपर्टी कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ लाइन सच कंटिन्यूअस डैश टू सेंटर। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि हम डैश लाइन से ये बनाना चाहते हैं, हम कंटिन्यूअस लाइन से ये बनाना चाहते हैं, हम जो डॉटेड लाइन होती है उससे ये बनाना चाहते हैं। तो हम जैसे ही इस लेयर एक लेयर को ऑफ करेंगे, फिर बाकी जो इस लाइन से बनी हुई चीज़ है वो हट जाएंगी। ठीक है, लाइन वेट,
सो लाइन वेट प्रॉपर्टी कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द लाइन, थिकनेस हम लाइन की सेट कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ प्रॉपर्टी, हम लोग सिंपली क्या देखना चाहिए क्या नहीं इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। लॉक प्रॉपर्टी से फिर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उस लेयर के ऊपर लेयर ही हम लॉक कर दें। एंड प्लॉट प्रॉपर्टी जो बेसिकली करती क्या है, कंट्रोल करती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनल ड्राइंग में, फाइनल प्लॉटेड आउटपुट में आएगा या नहीं आएगा। सिंपल। अब हम लेयर्स को क्रिएट कैसे करना है, यूज कैसे करना है। सो यूजर कैन क्रिएट लेयर, गिव इट अ सुइटेबल नेम एंड असाइन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। तो क्रिएट करके एक नाम ले सकता है, प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर सकता है। अगर उसको एक सेंटर लाइन क्रिएट करनी है तो लाइन टाइप सिंपल क्रिएट कर सकता है, जिसमें ऊपर यहाँ पर डायलॉग बॉक्सेस में, ओके सॉरी, ऊपर डायलॉग बॉक्स रहता है जिसमें MS पेंट में होता है सिंपल, अलग अलग टाइप के ऑप्शंस रहते हैं, इसमें भी ऑप्शंस रहते हैं। तो यस, यहाँ पर सारी चीजें एकदम वैसे ही है जैसे ही हम MS वर्ड या पेंट को यूज करते हैं, तो उनमें जो ऑप्शन थे आप समझ लीजिए वो कंबाइंड ऑप्शन यहाँ पर भी है। देन ठीक है, सिमिलरली सेपरेट लेयर्स कैन बी क्रिएटेड फॉर, हम ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट कर सकते हैं हिडन लाइंस, सेंट्रल लाइन, स्पेसिफिक डायमेंशनिंग के लिए और टेक्स्ट के लिए भी। फिफ्थ लिए हमने एक लेयर ऑन की, टेक्स्ट आ जाएगा हर चीज के लिए ऐसे करके। एंड एडवांटेजेस क्या है लेयर के, तो आप जो अच्छी बात है इसके लिए सोच सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता है, मतलब हम सेपरेशन क्रिएट कर सकते हैं। एडिटिंग इसकी ईजी हो जाएगी कि इंडिपेंडेंट लेयर्स को एडिट कर सकते हैं। विजिबिलिटी, मतलब कि हम देखना चाहते हैं कि एट द मोस्ट सेंटर पे किस टाइप की चीज़ें हैं, अगर वो हम कॉम्प्लेक्स ड्राइंग की वजह से नहीं देख पा रहे हैं। प्रोटेक्शन, लेयर्स को लॉक कर दो तो अब वो हम उस लेयर को एडिट नहीं कर सकते, फिर हम एक इंडिपेंडेंट या अगली लेयर पे काम कर सकते हैं। और प्लॉटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, प्लॉटिंग में कौन सी लेयर जाएगी और कौन सी नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जिसमें हम एक्सप्लेन डायमेंशनिंग एंड एनोनेशन इन ऑटोकैड। ठीक है, सो फर्स्टली हम देखते हैं डायमेंशनिंग। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ शोइंग मेजरमेंट्स एंड साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिंपल है, इसमें ऑब्जेक्ट के साइजेस और मेजरमेंट को शो करते हैं हम डायमेंशनिंग में। बहुत सिंपल मतलब है चीज़ों का। एनोनेशन बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, किसी पे ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, किसी पॉइंट पर ये चीज़ क्यों ली, तो उसके लिए टेक्स्ट नोट्स ऐड कर सकते हैं, लेबल ऐड कर सकते हैं कि ये चीज़ है क्या, एंड लीडर्स ऐड कर सकते हैं उस ड्राइंग को एक्सप्लेन जो चीज़ें करें। ठीक है, दोनों ही ड्राइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब डायमेंशनिंग के टूल्स देखते हैं हम, तो मल्टीपल डायमेंशनिंग है यहाँ पर। लीनियर डायमेंशन जो क्या करती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पॉइंट्स को शो करती है। अलाइन डायमेंशन क्या करती है, शो द मेजरमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी मेजर। तो जो डायरेक्शन के अलोंग हम उस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए हम वही यही सेम एग्जांपल इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट्स के, लाइक कोई ऐसा इंक्लाइंड एक प्रॉपर 3D बॉक्स है, इसके अलोंग हमको कुछ डायमेंशनिंग मेजर करनी है तो अलाइंड से होता है। एंगुलर डायमेंशन क्या करता है, डिस्प्लेस द एंगल बिटवीन टू सुइटेबल ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स। तो सिंपल, दो एलिमेंट से नीचे एक बॉक्स हो सकता है, ऊपर एक ट्राइंगल है, सॉरी एक और रेक्टेंगल, तो इनके बीच के एंगल दिखाएगा। कितनी सिंपल है चीज़ें। रेडियस डायमेंशनिंग, सो ये रेडियस दिखाएगा सर्कल या आर्क की, डायमीटर सिंपल डायमीटर दिखाएगा। नाउ व्हाट डज एनोटेशंस टूल डू, एनोटेशंस में एक्चुअली हम देखते हैं किस टाइप के टूल्स है। टेक्स्ट से हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, नोट सिंपल लेबल्स ऐड कर सकते हैं। लीडर क्या है यहाँ पर, लीडर कनेक्ट्स एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट टू अ पर्टिकुलर फीचर। इसमें हम प्रॉपर एक एक्सप्लेनेटरी नोट, बड़ा सा लंबा चौड़ा नोट ऐड कर सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, हमने क्यों यूज़ की, क्या यहाँ पर फिजिक्स क्या यूज हो रहा था, क्या जो डेवलपर था उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें थी उस चीज़ को रिलेटेड, तो पूरा वहाँ पर लिख सकता है। लेबल क्या कर सकता है, सिंपल एक कंपोनेंट का नाम डिफाइन करता है, लेबल तो चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। टेबल क्या करती है यहाँ पर, प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड टेबल फॉर्म। किसी चीज़ के लिए यहाँ पर टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, जो जिसके लिए हम मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हैं। डायमेंशनिंग की गाइडलाइंस, तो डायमेंशन अब वही चीज़ है, इसमें ऐसा नहीं कि हम ये गाइडलाइंस अलग से लिखिए इंपॉर्टेंस, आप सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट में गाइडलाइंस डाल दीजिए। चीज़ें ऐसी ही हैं, क्लियर एंड रीडेबल, प्रॉपरली पोजीशन। सो हमको क्या करना है, इंग्लिश के ऊपर खेलना है कि लाइक
हम सिंपल लिखना है, थिंग्स आर ड्राइंग्स एंड लाइक ऑब्जेक्ट्स कैन बी properly positioned and yes consist can be done consistency in style. तो इस टाइप में इंग्लिश लिखना है मेनली. And related to correct feature sufficient to communicate the design requirement and free from unnecessary repetition wherever possible. Dimensioning से repetition नहीं होती है, यहाँ पर communication होता है sufficient design requirement में, consistency maintain रहती है एंड क्या करेक्ट फीचर्स से ही रिलेट करते हैं ओवरऑल. नाउ इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इज सिंपली डायमेंशनिंग. हम यहाँ पर डायमेंशनिंग एंड एनोटेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये साइज बताते हैं. हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब हमको रिक्वायरमेंट्स समझ में आ सकती हैं, हम देख सकते हैं. एंड आइडेंटिफाई फीचर्स, हमको बिल्कुल पता चल सकता है लेबलिंग की हेल्प से किसी चीज़ का क्या फीचर है. यहाँ पर ड्राइंग इंटरप्रिटेशन बहुत इजी हो जाएगा एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमको उसकी मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन के टाइम पर मिल जाती है. देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. व्हाट आर ड्राफ्टिंग एड्स इन ऑटोकैड, एक्सप्लेन ग्रिड स्नैप, ऑर्थोड ऑब्जेक्ट स्नैप. कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं, आप कभी सीखेंगे तो उसमें देखेंगे. फर्स्टली ड्राइंग एड्स क्या है? ड्राफ्टिंग एड्स एक्चुअली टूल्स हैं जो that help the user to create geometry with greater accuracy, alignment and speed. तो कुछ ड्राफ्टिंग की एड्स मतलब टूल्स हैं जो हम मोस्ट कॉमन चीज़ें आती हैं, हम एक्यूरेसी, अलाइनमेंट एंड स्पीड के साथ बना सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है ग्रिड. ग्रिड एक एड है, ड्राफ्टिंग एड है. तो ग्रिड में क्या है, बेसिकली हम ऐसे ग्रिड पैटर्न्स ऑप्शन ऑन कर सकते हैं. तो बेसिकली हम ग्रिड में हम स्केल सेट कर सकते हैं, तो हमको पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो बेसिकली क्या डिस्टेंस होगा, हम स्ट्रेटली जा सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. ग्रिड यूज होती है. ठीक है, द ग्रिड डिस्प्ले द विजुअल रेफरेंस पैटर्न इन ड्राइंग एरिया. और ज़्यादा अच्छे से ये क्या करता है, यूजर को विजुअली एस्टिमेट करता है पोजीशन और अलाइनमेंट. इसके लिए F7 यस, हाँ अगर आपने यूज़ किया होगा इसमें F7 ही का यूज़ किया होगा. स्नैप कमांड क्या करती है, ये मूवमेंट कर देता है, रिस्ट्रिक्शन कर देता है, प्री डिफाइंड लोकेशन तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है हमारा कर्सर को. प्री डिफाइंड इंक्रीमेंट्स मतलब यहाँ तक ही बढ़ सकता है, सिंपल. नाउ इसके लिए F9 यूज होता है. ऑर्थो, वही ऑर्थोग्राफिक. दिस फीचर रिस्ट्रिक्ट कर्सर मूवमेंट टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन. तो कर्सर आप कैसे भी घुमाएंगे बट चलेगा कर्सर ऐसा ही, वो ऐसे मूवमेंट करेगा या ऐसे मूवमेंट करेगा. ये कुछ ऑर्थो मूवमेंट है. एंड ऑब्जेक्ट स्नैप, कॉमनली कॉल्ड, इसको ओ स्नैप बोलते हैं, जो that help the user to select exact geometric point on existing object. उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हमको जो एग्जैक्ट पॉइंट लोकेट करना है ये इससे करते हैं. अब इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत कॉमन इम्पोर्टेंस जो आप ऊपर से देखते आ रहे हैं. इम्प्रूव ड्राइंग एक्यूरेसी, अलाइनमेंट ईजियर और ड्राफ्टिंग की स्पीड बढ़ाएगा, पोजीशनिंग एरर कम करेगा और क्वालिटी ऑफ ड्राइंग बढ़ाएगा. ऐसा नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ों के इम्पोर्टेंस मिक्स कर सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं. नाउ हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. इसमें यूनिट्स एंड ड्राइंग लिमिट्स ऑफ ऑटोकैड देखते हैं. फर्स्टली यूनिट्स, तो क्या कर सकते हैं हम, जो अलग अलग यूनिट्स यहाँ पर चीज़ों को देते हैं. मीटर, सेंटीमीटर बेसिकली वही है. न्यूमेरिकल मेजरमेंट यूनिट्स हैं जिसमें अलग अलग यूनिट्स आती है. डेसिमल यूनिट्स हैं, आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक यूनिट्स. ठीक है, तो हम यस मोस्ट कॉमन यूनिट है हमारी डेसिमल यूनिट. एंड अब इनका इंपॉर्टेंस देखते हैं. करेक्ट यूनिट्स आर एसेंशियल बिकॉज इनकरेक्ट यूनिट से क्या हो सकता है, वो इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन हो सकता है डायमेंशन का. कितनी कॉमन चीज़ थी, फॉर एग्जांपल अगर मिलीमीटर को इंचेस के साथ कंफ्यूज कर दे ऑब्वियसली फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ड्राइंग लिमिट्स, अब इसमें लिमिट क्या है, ड्राइंग लिमिट्स, तो लिमिट कमांड का हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक एक रेक्टेंगुलर वर्किंग एरिया डिफाइन करने के लिए. कुछ डिस्टर्बेंस था, ठीक है. सो ड्राइंग लिमिट्स क्या यूज होता है, एक लिमिटेड ड्राइंग एरिया डिफाइन करने के लिए, सिंपल, जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि लोएस्ट लेफ्ट कॉर्नर कितना होगा और अपर राइट कॉर्नर क्या होगा. अब ड्राइंग लिमिट की इंपॉर्टेंस क्या है, वर्किंग एरिया डिफाइन हो जाएगा और ड्राइंग ऑर्गेनाइज हो जाएगी एंड रेफरेंस भी प्रोवाइड करेगा एनवायरनमेंट का. नाउ ड्राइंग लिमिट्स शुड बी नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एक्चुअल फिजिकल साइज. यस डेफिनेटली ड्राइंग लिमिट एक अलग ही चीज़ है, फिजिकल साइज अलग ही चीज़ है.
एंड साइज कंट्रोल सेपरेटली थ्रू पेपर सेटअप एंड प्लॉटिंग सेटिंग। बिल्कुल, जो स्केलिंग होती है, रिसाइजिंग होती है, कंप्लीटली पेज सेटअप और प्लॉटर सेटिंग से होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हम प्लॉटिंग एंड प्रिंटिंग डिफाइन करेंगे। सो प्लॉटिंग वही प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिजिटल आउटपुट को क्रिएट करते हैं ऑटोकैड की ड्राइंग को। प्लॉटर बहुत बड़ा डिवाइस होता है, बहुत बड़ा स्टैंड होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर करके स्टैंड्स होते हैं जिसमें प्रॉपर बहुत बड़े साइज का पेपर जाता है और चीज़ें प्रिंट होकर आती हैं। प्लॉट कमांड का इसके यूज होता है प्लॉटर के लिए, प्रिंट कमांड और प्लॉट कमांड। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट सेटिंग जैसे पेपर साइज सेट करते हैं, ये वही A1 A2 साइज है जिनकी हम शीट्स खरीदते हैं। प्लॉट एरिया हम डिफाइन करेंगे, कितने एरिया में प्रिंट होगा। प्लॉट स्केल डिफाइन करेंगे, मतलब कि हमने जो ड्राइंग बनाया वो एक्चुअल पेपर पे उससे कितने टाइम्स होगी। 1/1 मतलब सेम टू सेम, 1/2 मतलब डबल, 1/10 10 टाइम्स एंड 100 टाइम्स। तो हम बोलेंगे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कोई चीज़ 1 सेंटीमीटर के लिए, हम बोलेंगे 100 टाइम्स, तो 100 सेंटीमीटर होकर प्रिंट आएगी। ओरिएंटेशन इज, आप जानते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। प्लॉट स्टाइल, तो ये यहाँ पर कंट्रोल करता है हाउ ड्राइंग प्रॉपर्टीज सच एज कलर एंड लाइन वेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन फाइनल आउटपुट। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर फेड करना चाहें कलर्स को तो फेड हो जाएंगे यहाँ पर, तो स्पेसिफिक स्टाइल चाहते हैं किसी चीज़ के लिए। जनरल प्रोसीजर क्या है, आपको इस स्टेप्स को थोड़ा और इंग्लिश जोड़ कर लिखना है। सो ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद प्लॉट कमांड ओपन करना है, प्रिंटर या प्लॉटर सेलेक्ट करके पेपर साइज सेलेक्ट करना है, एरिया सेलेक्ट करना है, स्केल सेलेक्ट करना है, ओरिएंटेशन, स्टाइल एंड रिव्यू ड्राइंग। सिंपल वैसा ही जैसा हम माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर प्रिंट का यूज़ करते हैं, जिसमें एक ऐसा ही डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें यही सब कमांड्स रहती हैं बेसिकली। सो ये बेसिक कमांड्स हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, कॉमन इम्पोर्टेंसेस, पेपर प्रॉपर स्केलिंग हो सकती है, करेक्ट पेपर साइज, रीडेबल डायमेंशंस, सुइटेबल लाइन वेट्स, प्रॉपर पोजीशनिंग, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, और भी आप जो लिख सकते हैं कॉमन चीज़ें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे, एक्सप्लेन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन ऑटोकैड। तो ये जनरली अगर आपने यहाँ तक अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी ईडी मतलब जो ड्राइंग वाला सेक्शन है उसमें आपने अगर इस चीज़ को पढ़ लिया होगा तो फिर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। मतलब बहुत कॉमन चीज़ें हैं, जिन लोगों ने पढ़ रखा हुआ उनको उतनी दिक्कत नहीं जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएगा समझ में। सो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट using two-dimensional views obtained by projecting the object onto mutually perpendicular reference plane। काफी टफ इंग्लिश है, सिंपल इसका मतलब है उनको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो हमारा 3D व्यू है, जो हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा सिंपल 3D व्यू है, हम इसमें अलग अलग लेंथ है, कहीं अलग विड्थ है, कहीं हाइट है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो सारे फेसेस हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, हम इन सारे व्यूज से इसको क्या करेंगे, हम इसको इन सबके 2D व्यूज देखेंगे। तो ऑर्थोग्राफिक में क्या होगा, सबके 2D व्यू क्रिएट कर देगा ये ऐसे, फ्रंट व्यू क्रिएट कर देगा, तो ये फ्रंट से कैसा दिखेगा, तो सिर्फ हमको फिर फ्रंट व्यू दिखेगा। टॉप व्यू, तो फिर हम इसको टॉप, सिर्फ ये हमको टॉप व्यू दिखाएगा कि ऊपर से इसका 2D टॉप व्यू कैसा दिखेगा। साइड व्यू हमको साइड से कैसे दिखेगा, तो साइड में इसकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसकी हाइट एंड विड्थ आ जाती है, तो हाइट विड्थ कैसी दिखेगी, ऐसे कर करके 3 व्यूज हैं यहाँ पर। तो मतलब ऑर्थोग्राफी में बेसिकली था क्या, ये जो 3D व्यू है, हम उसके अलग अलग हम उसके म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर रेफरेंस प्लेन है उस पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इनके 2D व्यू दे सकते हैं अलग अलग एंगल से, लाइक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू से। इतना सिंपल था। मल्टी व्यू रिप्रेजेंटेशन, तो हमें एक मल्टी व्यू रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंपल, एक सिंगल व्यू से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनफ इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलेगी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में। सो सिंपल हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल व्यूज से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जो हमारा हमको इसका कंप्लीटली शेप डिस्क्राइब कर सकता है, जिसमें फिर हम फ्रंट, टॉप एंड साइड इन 3 व्यू से कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। फाइनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन कैड, तो कैड में जो ऑर्थोग्राफिक व्यूज है उसको हम क्या कर सकते हैं, 3D मॉडल से बना सकते हैं और कंस्ट्रक्टेड 2D मॉडल से भी हम बना सकते हैं।
नाउ एडवांटेजेस क्या है? कॉमन एडवांटेजेस: प्रोवाइड एक्यूरेट 2D 3D रिप्रेजेंटेशन, shows dimensions clearly, and helps communicate the exact geometry, useful for manufacturing and construction, manufacturing construction में काम आएगा, and at the last makes complicated objects easier to document, तो complicated objects को easily document कर सकते हैं. Now question number 12 is आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक व्यूज इन ऑटोकैड. तो हमने अभी क्या देखा था? ऑर्थोग्राफिक देखा था, हम आइसोमेट्रिक देखते हैं. ये भी आपने जनरल अपने ड्राइंग सेक्शन में देख लिया होगा. नाउ सिंपली व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन? इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट onto a two-dimensional surface using three-dimensional principal directions. सिंपल टू डायमेंशनल सरफेस पे यहाँ पर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना, वो भी थ्री डायमेंशनल प्रिंसिपल को यूज कर. सिंपली कुछ नहीं, थ्री डायमेंशनल फाइनल रिप्रेजेंटेशन ये हमारे ऑब्जेक्ट का, जिसमें हम जिसको रोटेट कर करके अलग अलग साइड्स को हम देख, अलग अलग एंगल्स को, हर एंगल से या साइड से डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट को व्यू कर सकते हैं. सिंपल. तो हमको ये क्या करता है? थ्री डायमेंशनल अपीयरेंस देता है और सेवरल फेसेस को एक ही साथ एक ही व्यू में अंडरस्टैंड करने का हमको पर्सपेक्टिव देता है. नाउ व्हाट आर आइसोमेट्रिक एक्सिस? सिंपल आइसोमेट्रिक एक्सिस वही एक्सिस होती है जो हमारी एक्सिस होती है. तो एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग जनरली रिप्रेजेंट थ्री प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं इसमें. एक वर्टिकल डायरेक्शन एंड टू इंक्लाइन डायरेक्शन, जो कि क्या 30 डिग्री या फिर टू द हॉरिजॉन्टल से बेसिकली 30 डिग्री पर अवेलेबल होती है हॉरिजॉन्टल से. नाउ आइसोमेट्रिक व्यू हम देखते हैं. आइसोमेट्रिक व्यू क्या है? मल्टीपल हमको फेसेस दिखाता है थ्री डायमेंशनल ऑफ ऑब्जेक्ट एक सिंगल ड्राइंग के. जैसे कि एग्जांपल, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को इस कैन बी रिप्रेजेंटेड सो इट्स टॉप एंड टू साइड कैन बी अंडरस्टूड साइमल्टेनियसली. सिंपल है. सो सिंपली हमारा जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो हमको अलाउ कर रहा है यहाँ पर, लाइक हम ओके फॉर एग्जांपल सिंपल दिस इज अ डस्टर, तो हम उसको ऐसे एंगल से देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर सिंपल ये दोनों साइड और ये फेस ये एक साथ विजिबल हो, कोई दो इंक्लाइन यहाँ पर साइड्स और एक फेस पूरा हमको विजिबल हो. तो दिस इज सिंपली आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पर. नाउ आइसोमेट्रिक व्यू ठीक है. ऑर्थोग्राफिक व्यूज, अब हम व्यूज के बीच में कन्वर्शन देखते हैं. सो एन इंजीनियरिंग ड्राइंग में बी प्रोवाइडेड in an isometric representation from which orthographic views must be developed. So actually isometric जो representation होती है 3D, उसी से orthographic views को हम develop करते हैं, क्योंकि isometric ही main 3D view है. और similarly front, top and side views को हम easily 3-dimensional views में भी interpret कर सकते हैं. Applications क्या है? machine components में इसका यूज है, engineering sketches में, product visualization, assembly representation, technical presentation. वही फिर से कॉमन पॉइंट्स एप्लीकेशंस के लिए. एंड फिर हम देखते हैं एक्सप्लेन सेक्शनल व्यूज इन ऑटोकैड. ऑटोकैड में सेक्शनल व्यूज को हम देखते हैं. सेक्शनल व्यू क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इफ इट इज बीन कट बाय एन इमेजिनरी कटिंग प्लेन. सिंपल है. एक लेट से एग्जांपल के लिए ये एक बॉक्स है, एंड अगर मैं इस बॉक्स को सिंपल मैं 20 से प्लेन की हेल्प से काट दूं तो ये अलग हो जाएगा. या फिर जैसे कि मैं इसको 20 से काट दूं डस्टर को तो ये अलग हो जाएगा. तो ये इसका सेक्शनल व्यू होगा, हम उसका बीच का सेक्शन देख सकते हैं. बहुत सिंपल. पर्पस क्या है एक सेक्शनल व्यू का? इंटरनल फीचर्स दिखाएगा हमको, होल्स और कैविटीज कैसी हैं वो दिखाएगा, इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा है ना. तो हमको जो चीज प्रैक्टिकल समझ में आ रही है वही इसके पर्पस में लिख दी है. नीड फॉर एक्सेसिव हिडन लाइन रिप्रेजेंटेशन रिड्यूस कर देगा और कॉम्प्लेक्स इंटरनल ज्योमेट्री को समझने में हेल्प करेगा. अब एक कटिंग प्लेन क्या है? सिंपल वही प्लेन है जिसका हमने यूज किया है. द पोर्शन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड कटिंग प्लेन इज कॉन्सेप्चुअली रिमूव्ड सो दैट इंटरनल स्ट्रक्चर कैन व्यू. सिंपल के जो कटिंग प्लेन है उसका पोर्शन और इंटरनल व्यू का पोर्शन हटा दिया जाएगा ताकि हमको चीज दिख सके. सेक्शन सरफेस क्या है? वही सरफेस है जो कट चुकी है, हम जिसको देख रहे हैं. हैचिंग क्या है? सिंपल
अगर 3D सॉलिड व्यू है तो हम उसमें हैचिंग ऑन कर सकते हैं, जिसको हमको पता चलेगा कि वो चीज़ अंदर से फिल्ड है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था सिंपली, कि अगर एक सिलेंडर है हमारे पास, लाइक दिस सिलेंडर है, कुछ वैसे जा रहा है, बीच में कुछ हॉलो है, तो यहाँ पर हमको हम हैचिंग कर सकते हैं सिंपल। तो हैचिंग हमको बताता है कि ये चीज़ यहाँ पर अंदर से फिल्ड है प्रॉपर्ली। नाउ कंपोजिट सॉलिड्स क्या है? सेक्शनल व्यूज आर especially useful for complex or composite solids where several geometric elements are combined। तो यहाँ पर कई सारे जब ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स कंबाइन रहते हैं तो इसके लिए भी हमको उनको उनके कॉम्प्लेक्स व्यू के लिए भी यहाँ पर सेक्शनल व्यूज की जरूरत पड़ती है। एडवांटेजेस क्या हैं? तो इंटरनल कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्पेक्शन के लिए, अननेसेसरी हिडन लाइन और रीडेबिलिटी बढ़ जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। कॉमन पॉइंट्स स्टूडेंट्स, नाउ अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सो दिस इज एक्सप्लेन द ट्रू शेप ऑफ अ सेक्शनड सरफेस। पहले मैं बताऊं जैसे ट्रू शेप क्या है एक्चुअली। जो हमारी सेक्शनड सरफेस है, मतलब जिसको हमने प्लेन से काटा है, तो हम क्या है, ऑर्डिनरी प्रोजेक्टेड व्यू है, उसमें उसका ट्रू शेप नहीं देख सकते, मतलब अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं तो हमको 3D व्यू में हम उनको ऑर्डिनरी प्रोजेक्शन में नहीं देख सकते। तो इसके लिए हमको उसका ट्रू शेप देखना पड़ता है। तो ट्रू शेप उसका एक्चुअली क्या है, मतलब जो ट्रू शेप होता है वो उसका एक्चुअल व्यू है कि रियल में वो 3D अगर उसको कट होगा तो कैसे दिखेगा। तो व्हेन अ सॉलिड इज कट बाय एन इंक्लाइन कटिंग प्लेन, जब कट करेंगे तो द शेप सीन इन ऑर्डिनरी प्रोजेक्टेड व्यू में शेप दिखता है, उसका एक्चुअल ट्रू शेप नहीं है कट सरफेस का। ट्रू शेप एक सेक्शन सरफेस का एग्जैक्ट शेप है और साइज है जो प्रोड्यूस करता है कटिंग प्लेन, जब उसको परपेंडिकुलर तरीके से हम उसको देखते हैं। अब ट्रू शेप की रिक्वायरमेंट क्यों है? सो बिकॉज द प्रोजेक्टेड सेक्शनल व्यू में अपीयर डिस्टॉर्टेड व्हेन कटिंग प्लेन इज इंक्लाइंड। तो हाँ, अगर कटिंग प्लेन इंक्लाइंड होगा, वो अगर कुछ इंक्लाइंड तरीके से काटता है तो हमको एक लाइन से एक दूसरे के ऊपर कुछ ओवरलैप कर सकती हैं, ऐसी अलग अलग प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो हमको प्रॉपर ट्रू शेप नहीं दिखेगा। अब इसकी जरूरत क्या है? ये एक्यूरेट मेजरमेंट में काम आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, सरफेस डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री, सब जगह इंक्लूड करना है आपको, प्रिपेयरिंग एक्यूरेट टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, वाह, हर जगह इंक्लूड करना है। ये बहुत क्लेवर वेज है यहाँ पर आपके पेपर प्रेजेंटेशन के। जनरल प्रोसीजर क्या है इसका? सो ड्राइंग इज रिक्वायर्ड, ड्राइंग द रिक्वायर्ड व्यूज ऑफ द सॉलिड के हमको रिक्वायर्ड व्यू बनाने हैं, शोइंग द कटिंग प्लेन इन द अप्रोप्रिएट व्यू। अब हमको जिस व्यू की जरूरत है, जिस व्यू में देखना है, उसमें कटिंग प्लेन को दिखाना है। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स वेयर द कटिंग प्लेन इंटरसेक्ट, उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है जहाँ से इंटरसेक्शन हुआ है। प्रोजेक्टिंग दीज पॉइंट यूजिंग अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन मेथड, और इन सभी पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करना है फिर ऑर्थोग्राफ पे, आइसोमेट्रिक, जिस पर हम प्रोजेक्ट करना चाहें, और हमको एक एक्चुअल हमारा डिजायर्ड शेप मिल जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप उसको रीड करेंगे। नाउ ठीक है, एक्सप्लेन 3D मॉडलिंग इन कैड। तो हम इसमें 3D मॉडलिंग देखते हैं। 3D मॉडलिंग बेसिकली जो एक्चुअल चीज़ों को बनाते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग स्पाशियल डायमेंशन, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, वही 3 डायमेंशनल चीज़ों को क्रिएट करना है। आप बहुत इस चीज़ों को अपनी इंग्लिश की हेल्प से और बड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक 3D ड्राइंग रिप्रेजेंट करती है उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट को, और मोर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन देन अ 2D ड्राइंग। जो 2D ड्राइंग इन चीज़ों को नहीं बता सकती, इन सब चीज़ों को हम इसमें बताते हैं। और अलग अलग टाइप की रिप्रेजेंटेशन सपोर्ट करता है, जिसमें वायर फ्रेम मॉडल, सरफेस मॉडल एंड सॉलिड मॉडलिंग। हाँ, ये चीज़ आती है इसमें, वायर फ्रेम मॉडल एंड सॉलिड मॉडल, इसमें डिफरेंस, ये सब चीज़ें कई बार पूछी गई है, देखते हैं। पहले क्या है, बेसिक 3D मॉडलिंग टूल्स। तो इतने बेसिक हैं कि आप अभी समझ जाएंगे। बॉक्स, सिंपल, आप इससे क्या कर सकते हैं, बॉक्स ऐड कर सकते हैं। ये क्या, 3 डायमेंशनल बॉक्स क्रिएट कर देगा। स्फीयर, एक स्फीयर क्रिएट कर देगा। सिलेंडर, क्योंकि 3D है तो आपको 3D चीजों के नाम लिख देने हैं। सिलेंडर, सिलेंडर क्रिएट करेगा। कौन कौन क्रिएट करेगा? टॉरस कमांड क्या है, रिंग शेप के लिए, 3 डायमेंशनल रिंग बनाने के लिए। वेज क्या होता है? वेज सिंपल, दिस इज अ वेज।
समझ रहे हैं आप? किसी भी शेप का बस ये इंक्लाइन उसमें हमेशा रहता है, ये वेज कमांड करने के लिए। अब इम्पोर्टेंट कमांड कुछ है मॉडलिंग ऑपरेशन के, जैसे कि एक्सट्रूड, जो 3D यहाँ पर मतलब मॉडलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, 3D स्पेसिफिक। एक्सट्रूड से आपने क्या किया, सिंपल आपने एग्जांपल भी यही लिखा है, रेक्टेंगल बनाया या फिर एक लाइन बनाई, आप इसको एक्सट्रूड करेंगे ना तो ये रेक्टेंगल का क्या होगा, बॉक्स बन जाएगा, 2D सारी चीजें ऊपर हो जाएंगी और एक प्रॉपर बॉक्स बन जाएगा, लाइन ऊपर उठ के एक बॉल बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगा। प्रेसफुल कमांड से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर pushes or pulls a bounded region or face to create or modify 3D geometry। सिंपली हम फेस को पुश या पुल कर सकते हैं 3D ज्योमेट्री को डायरेक्ट मॉडिफाई करने के लिए। यूनियन कमांड क्या कर सकती है, मल्टीपल सिंगल ऑब्जेक्ट को हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जोड़कर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सिंपल। सबट्रैक्ट कमांड से एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, सिंपल। हमको एक एक मान लीजिए फ्रंट फेस एक रेक्टेंगल का, इसके अंदर से हॉलो ट्राइंगल या हॉलो सिलेंडर रिमूव करना है, कर सकते हैं। एंड इंटरसेक्ट, सो इट क्रिएट्स ज्योमेट्री करस्पॉन्डिंग टू अ कॉमन वॉल्यूम ऑफ सिलेक्टेड सॉलिड। तो वही ये भी यूनियन जैसे ही काम करता है, जिसमें हम जो मल्टीपल ज्योमेट्री वाली चीजों को जोड़ सकते हैं, अलग अलग ज्योमेट्री है सबके, अलग अलग ज्योमेट्री है इन चीजों की, सिलेंडर भी हो सकता है और एक कॉमन वॉल्यूम वाला कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब 3D विजुअलाइजेशन के टूल्स क्या हैं, हम ऊपर भी देख चुके हैं, जूम, पेन, 2 उंगली से मूव करना, ऑर्बिट करना, ऑर्बिट सिंपली हमारा यही था, इसमें हम सॉरी एक स्फीयर रहता है जिसमें हम एक्सेस रहती है, इस एक्सेस के हिसाब से हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं। व्यू क्यूब भी यहीं पर व्यू क्यूब भी अवेलेबल होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। विजुअलिंग स्टाइल, जिसमें कोई चीज़ कैसे हमको दिखेगी, किस स्टाइल में हमको किस व्यू में दिखना है, यहाँ पर हमको किस डायरेक्शन से देखना है, ये सब चीज़ें हम स्टाइल से सेट कर सकते हैं। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे तो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस लिखना है यहाँ पर हमको, मैकेनिकल कंपोनेंट, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन, ये सब तो आपको बिना पढ़े भी पहले से ही आता है। एडवांटेजेस में रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को हम समझ सकते हैं, यहाँ पर मॉडिफिकेशन इजी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई इंटरफेसेस एंड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को, इंटरफेरेंस एंड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट करता है और यूजफुल मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिसिस प्रोवाइड कर सकता है। फाइनल एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो हम इसको देख लेते हैं। BIM stands for Building Information Modeling, is a digital approach to create and manage and share information about building and infrastructure project throughout its life cycle। तो BIM जो इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक डिजिटल अप्रोच है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट, डिजाइन, 3D वर्क, ओवरऑल जितना भी कंप्लीट वर्क होता है, उसकी फेज 0 से फाइनल फेज तक हम उनको प्रॉपर तरीके से सेव और शेयर कर सकते हैं उसकी थ्रू आउट लाइफ साइकिल में। 3D डिजाइंस को क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को BIM की हेल्प से। तो BIM क्या है यहाँ पर, इज मोर देन अ 3D ड्राइंग। BIM contains both the geometric representation of a building and useful information associated within its component। तो एक कंप्लीट इसमें डिजाइन जिसके साथ डायग्राम है, उसके एनोटेशंस हैं, उसके बारे में उसका डॉक्यूमेंटेशन, ये एंटायर प्रोजेक्ट उसमें कंटेन है BIM में, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। सो अब इसमें और क्या क्या हो सकता है, एंटायर प्रोजेक्ट के बारे में मटेरियल भी होगा, थिकनेस क्या होगी चीज़ों की, वॉल्स की हाइट, क्वांटिटी, कॉस्ट क्या आएगा, मैन्युफैक्चरर कौन है, एंटायर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, मतलब बिल्डिंग का जो बिल्डिंग मॉडल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, एंड कंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन। सो therefore it can be understood as 3D model plus information plus coordination। आपको ऐसे ही लिख कर आना है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, तो 3D डिजाइन मॉडल, तो इसमें हम 3D डिजाइन मॉडलिंग क्रिएट कर सकते हैं बिल्डिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, और ये अलाउ करता है हमको वॉल, डोर, विंडोज, फ्लोर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को डिजिटली तुरंत रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट,
इट कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो फंक्शनल फंक्शंस हैं चीज़ों के ऑन डोर्स और विंडोज़ के, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एग्जाम्पल, डोर में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका साइज, मटेरियल टाइप, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है। कोलैबोरेशन इसमें बहुत ज़्यादा ईजी है। कोलैबोरेशन हम हर चीज़ में करते हैं, VS कोड में, गिट में। तो यहाँ पर भी 3D मॉडलिंग में भी कोलैबोरेशन होगी, तो BIM की हेल्प से होगी, जिसमें अलग अलग प्रोफेशनल उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स पे काम कर सकते हैं। कोई आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कॉन्ट्रैक्टर, सब लोग एक साथ इंक्लूड हो सकते हैं। क्लैश डिटेक्शन, तो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कन्फ्लिक्ट between different building system before construction. Conflict detection, for example, ventilation duct passing through structural beam can be detected during the design stage. तो अगर एक बीम पास हो रही है डिजाइन स्टेज के टाइम पे, एक कोई पाइप पास हो रहा है बीम से, फिर डिजाइन स्टेज पे ही पता चल जाएगा। एंड क्वालिटी एस्टिमेशन, information contained in the BIM model can assist in determining quantities of material and qualities. कॉस्ट मैनेजमेंट, BIM से हम क्या है यहाँ पर कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। इसको हम जनरली क्या कहते हैं, 5D BIM में अलग अलग डीज होते हैं। एंड BIM कैन बी लिंक्ड विथ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, भी उसमें हम लिंक कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कब तक फिनिश हो जानी चाहिए, कब तक क्या स्ट्रक्चर बनना चाहिए। इसको 4D BIM की फोर्थ लेवल है, तो उसको 4D BIM कहते हैं। एंड लाइफ साइकिल, कंप्लीट स्टेजेस मैनेज करना, जैसे कि पहले प्लानिंग करना, फिर डिजाइन, फिर कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सब कुछ BIM से मेंटेन कर सकते हैं। मतलब एक एंटायर ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर बेस्ड डॉक्यूमेंट है, जिसमें वो कंप्लीट प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन हमको एक ही जगह मिलेगी। एप्लीकेशंस, आर्किटेक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, MEP डिजाइन, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग की भी इंफॉर्मेशन पूरी इसमें आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड क्वालिटी एस्टिमेशन। एंड एडवांटेजेस, ये तो आपको सब जगह एक से ही लिखने हैं। बेटर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं हम 3D रिप्रेजेंटेशन का, क्लैश डिटेक्शन हो सकता है, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, एंड डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, कॉस्ट कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, रिड्यूस्ड एरर एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट। ये वही चीज़ें थी जो ऊपर हमने रीड करी। BIM में कुछ डायमेंशनिंग्स होती हैं, जैसे कि कॉमनली BIM फ्रेमवर्क इंक्लूड करता है 3D BIM, जिसके अंदर ज्योमेट्रिक मॉडल आता है, 4D में टाइम शेड्यूलिंग, 5th में कॉस्ट एंड 6th में सस्टेनेबिलिटी और अदर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन आती है फ्रेमवर्क से रिलेटेड। 7D में क्या आता है, एसोसिएटेड विद फैसिलिटी असेसमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द फ्रेमवर्क, और हम ऐड भी कर सकते हैं डीज को। And now at the last question is difference between wireframe model, solid model and surface model। जैसा इनका नाम है वैसे ही इनको पढ़ना है। वायरफ्रेम में वायर होगा, स्केलेटन होगा, सरफेस से देख सकते हैं, सॉलिड मॉडल कंप्लीट व्यू। सो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, यहाँ पर प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग ऑफ ज्योमेट्री is the process of representing the geometry of an object in CAD system। किस ज्योमेट्री में हम रिप्रेजेंट करेंगे, वायर फ्रेम से, सरफेस से, सॉलिड से। पहले देखते हैं वायर फ्रेम को। तो वायर फ्रेम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पॉइंट्स को, लाइन को, कर्व्स को, जो इनिशियल स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का। नाउ वायर फ्रेम मॉडल डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स सरफेस और वॉल्यूम इंफॉर्मेशन। इस क्योंकि इसमें सब वायरिंग का मॉडल है, इसमें कर्व्स, बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब इसमें क्या पता हेल्प मिलती है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन, वेरी इजी टू क्रिएट बेसिक शेप्स, एंड यूजफुल इनिशियल डिजाइन, कंसेप्ट विजुअलाइजेशन, यूजफुल एज अ रेफरेंस ज्योमेट्री, रिक्वायर्स लेस ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन देन कंप्लीट सॉलिड मॉडल। लिमिटेशंस की क्या है, ये कंप्लीट सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है ना, ये एनक्लोज्ड वॉल्यूम को नहीं बताता है, और ये डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट बिकॉज द फ्रंट एंड बैक एजेस में अपीयर टुगेदर। यस, बिल्कुल, हमको जो 3D मॉडल है उसकी सारी एजेस एक साथ देखने लगेंगी, तो इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे उतना ईजिली। एंड कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए ये सुइटेबल नहीं है। एप्लीकेशन क्या है, 3D विजुअलाइजेशन, इनिशियल कंसेप्ट डिजाइन, रेफरेंस ज्योमेट्री के लिए
एंड स्पाशियल रिलेशनशिप चेकिंग। ऐसे ही बहुत जनरलाइज पॉइंट्स हैं एप्लीकेशन में। सरफेस मॉडलिंग में क्या है, अब सरफेस तो फिर सरफेस ही, वो सरफेस के बारे में लिखना है। तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की सरफेस रिप्रेजेंट करता है अदर देन सॉलिड वॉल्यूम, कंप्लीट एंटायर वॉल्यूम। इसमें बेसिकली क्या होगा, आपको हर चीज की सेपरेट सरफेसेस दिखेंगी। दो चीजें आपस में अगर जुड़ी हैं तो एक सरफेस दिखेंगे। सॉलिड में क्या होगा, आपको कुछ ऐसा पूरा कंप्लीट यही शेप दिखेगा, इसमें क्या सरफेसेस दिखेंगी। सो कॉम्प्लेक्स इससे हम कर्व रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वुड कंट्रोल एक्सटर्नल सरफेस पे पा सकते हैं। एंड यूजफुल फॉर स्टडिंग एंड विजुअलाइजेशन के लिए यूजफुल है, और सुइटेबल है एक्सटर्नल शेप जहां पर इंपॉर्टेंट है वहां पर। लिमिटेशन क्या है, वॉल्यूम इंफॉर्मेशन अभी भी इससे पता नहीं चलेगी। एंड कैन नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद अ कंप्लीट सॉलिड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी नहीं बता सकती है कंप्लीट सॉलिड की, और इंटरनल मटेरियल इंफॉर्मेशन भी इससे हमको पता नहीं चल सकती है। नाउ इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो ऑटोमोबाइल बॉडी डिजाइनिंग में, प्रोडक्ट डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉम्प्लेक्स कर्व कंपोनेंट एंड एस्थेटिक शेप डेवलपमेंट। ये तो बहुत कॉमन चीजें थी। सॉलिड मॉडलिंग पे आते हैं। अब इसमें हम कंप्लीट वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें सॉलिड मॉडल रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल बाउंड्रीज, कंप्लीट एनक्लोज्ड वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है जैसा वो बाहर से दिखेगा 3D। अभी क्या था, कंप्लीट वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। अनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशंस, अनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन बताता है ऑब्जेक्ट का, मतलब एक जो बिना क्लटर्ड एकदम क्लियर हमको उसका जो वो है रेफरेंस है वो देता है, प्रोवाइड करता है। एंड सपोर्ट मास प्रॉपर्टी कैलकुलेशन, बिल्कुल हम उसको मास में चीजों को देख सकते हैं। हाँ, इसमें यूजफुल फॉर सेक्शनिंग के लिए ये यूजफुल है, बहुत ज़्यादा सेक्शंस विजुअलाइज कर सकते हैं। ये इंजीनियरिंग एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ऑपरेशन एंड रियलिस्टिक 3D विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। सब जगह ये वही पॉइंट्स है जो हर जगह आ रहे हैं। लिमिटेशंस क्या है कि वायर फ्रेम और नॉर्मल जो हमारा सरफेस मॉडल है उससे डिफिकल्ट है, और मोर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज इसके लिए लगते हैं, और मॉडिफिकेशन एंड क्रिएशन भी डिफिकल्ट है। एप्लीकेशन है फाइनल मैकेनिकल कंपोनेंट्स, मशीन पार्ट, प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस, असेंबली। बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं, आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसके बारे में कॉमन पॉइंट्स लिख सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ वायर फ्रेम, तीनों मॉडल का अगर कंपैरिजन देखें हम, बेसिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें एजेस आती हैं एंड कर्व्स आती हैं, सरफेस में सरफेस आती है, एंड सॉलिड में कंप्लीट वॉल्यूम आता है। मतलब इतना सिंपल तरीका है इसमें डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इसमें क्या है, सरफेस इंफॉर्मेशन तो वायर फ्रेम में तो एब्सेंट होती है, लिमिटेड होती है, इसमें अवेलेबल होती है, सॉलिड में भी होती है। वॉल्यूम नहीं होता इसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें है। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, सरफेस में मीडियम है, इसमें हाई है। विजुअलाइजेशन वायर फ्रेम में बेसिक है, सरफेस में थोड़ा बहुत है, एंड सॉलिड मॉडलिंग में काफ़ी अच्छा है। मास यहाँ पर प्रॉपर्टीज तो हम वायर फ्रेम में नहीं देख सकते हैं कि सरफेस में इतनी ज़्यादा नहीं है, बट एक्सीलेंट है सॉलिड में। सो मैन्युफैक्चरिंग इशू इसमें लिमिटेड है, बहुत कम है। एंड इसमें क्या होता है, यूजफुल फॉर शेप डेवलपमेंट एंड हाईली यूजफुल है मैन्युफैक्चरिंग यूज किसका, सॉलिड मॉडलिंग का। और मेन पर्पस क्या है, रेफरेंसेस का। सरफेस मॉडलिंग का भी मेन क्या है, रेफरेंस है, बट सॉलिड का क्या है, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज है इसका। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट हमारे ऑटोकैड को देख लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे ये कंप्लीट PDF मिल जाएगी, और उसमें आपको कंप्लीट अवेलेबल प्रॉपर अपने EDA और ऑटोकैड के आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपने इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो चीज़ें अभी दिमाग में बैठ गई होंगी। आप सिंपली क्या करना है, आपको अभी के अभी अपना ऑटोकैड को नोट्स को टेलीग्राम से यहाँ से एक्सेस करना है, और इनको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आप देखेंगे इन चीज़ों को 2 बार पढ़ने पर ही, या बेसिकली 1 बार पढ़ने पर ही आपको चीज़ें रिमेंबर हो जाएंगी। आपको अपनी ED में क्या करना है, अगर वो सिंपल आपसे BIM पूछता है, सिंपल आपसे व्यूज के बारे में पूछता है, तो आपको अगर मेन आंसर याद नहीं आ रहा, किसी भी टाइप का व्यू लिखिए, उसके एडवांटेजेस नहीं पूछे उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लिखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। आप जितना लिख सकते हैं उसके बारे में उतना आपको लिखना है प्रॉपरली,
कुछ छोड़ना नहीं है यहाँ पर। और जो ऑटो कैड है वो इजीली यहाँ पर 28 से 35 नंबर की देखने को मिल जाती है, या प्रॉपर 35 नंबर की भी देखने को मिल जाती है। तो आपको उसको बहुत अच्छे से रेडी करना है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लास्ट एग्जाम। एंड यहाँ पर हमको फिर आपके प्रैक्टिकल होंगे कुछ दिनों बाद, ठीक है। एंड इसके बाद आपको कुछ दिनों का आपका वेकेशन होगा, ऑफ होगा, एंड आपको प्रॉपरली अपने सेकेंड ईयर के लिए रेडी रहना है।